आप सभी बच्चों को बहुत बहुत नमस्कार। आज एक बहुत ही इम्पोर्टेंट साइट स्थल, पवित्र स्थल की चर्चा मैं करूंगा और उसका नाम है अयोध्या। तो हम अयोध्या की बात यहाँ पर करते हैं और इस तरीके से चीज़ों को लेकर समझने का प्रयास किया जाता है। ठीक है सर, चलिए। अयोध्या की हम लोग बात करते हैं तो इस तरह से हम लोग जो है अयोध्या की बात करें, यहाँ पर अयोध्या की बात करते हैं जिसे साकेत के नाम से भी जाना जाता है। अयोध्या को क्या कहते हैं? तो अयोध्या को इस प्रकार से देखा जाए तो इसे साकेत भी कहते हैं। ये क्वेश्चन थोड़ा सा पूछा जा सकता है। अब यहाँ पर हम लोग जानते हैं कि इसकी लोकेशन बात करें तो अयोध्या यूपी में है, इसमें बताने की जरूरत नहीं है। और इस तरीके से सरयू, अयोध्या इस प्रकार से यूपी में है, ये तो हम लोग जानते ही हैं। यहाँ पर किस नदी के तट पर है? तो सरयू नदी के तट पर। तो सरयू नदी के तट पर कहीं न कहीं ये नगर बसा हुआ है, ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। यहाँ पर इतनी बातें हो गई। इसके बाद अयोध्या की बात हम कर रहे हैं तो थोड़ा सा ध्यान रखना, अयोध्या का एक शाब्दिक अर्थ भी निकलता है जिसे युद्ध से नियंत्रित ना किया जा सके। यानी एक प्रकार से देखा जाए तो इस अयोध्या का जो शाब्दिक अर्थ निकलकर कहीं कहीं आता है वो शाब्दिक अर्थ है इस तरीके से, क्या है? जिसे युद्ध से नियंत्रित ना किया जा सके। तो यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान रख लेना, किया जा सके। तो यहाँ पर थोड़ा सा हम बात करते हैं जिसे युद्ध से नियंत्रित नहीं किया जा सके, ये भी आपसे बिल्कुल पूछा जा सकता है। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में एक प्रकार से यह कौशल महाजनपद की राजधानी थी, पहली बात है। यानी कौशल महाजनपद की राजधानी है। तो यहाँ पर अयोध्या तो वैसे भी आप बहुत अच्छी तरह जानते हैं कि भगवान राम की पुण्य भूमि होने के कारण ये दुनिया में फेमस है, ये बताने की ज़रूरत नहीं है। इस प्रकार से अगर बात करते हैं तो हमारे लिए हिंदुओं के लिए एक पवित्र धार्मिक नगर है, ये बताने की ज़रूरत नहीं है। दुनिया में इसी नगर के मंदिर में बनने हुए मंदिर के लिए बड़ा कहीं न कहीं एक प्रकार से संघर्ष हुआ। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में अगर बात करते हैं तो ये अयोध्या जो है, जिसे साकेत के नाम से जाना जाता है, कौशल महाजनपद की प्रारंभिक राजधानी थी। ये थोड़ा सा ध्यान रख लेना। यहाँ पर इस तरीके से अगर हम देखते हैं तो 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में यह कौशल राज्य की क्या थी? राज्य की राजधानी थी। इस बात को थोड़ा सा ध्यान रखना, अभी अपन चर्चा करेंगे। तो कौशल, अयोध्या, साकेत एक ही चीज़ है। तो कौशल राज्य की राजधानी थी, ये भी आपसे पूछा जा सकता है। पुराणों में इस नगर यानी अयोध्या या साकेत की बात करते हैं 7 पवित्र नगरों में या सप्तपुरियों में, इस प्रकार से इसका उल्लेख मिलता है। यानी एक प्रकार से देखा जाए तो यहाँ पर पुराणों में यह नगर 7 पवित्र नगरों या सप्तपुरियों या यूं कह सकते हैं मोक्षदायिनी नगरों में से एक है। इस प्रकार से ध्यान रखना, जो भारत में सप्तपुरी हैं, जो 7 कहीं न कहीं पवित्र नगर माने गए हैं, 7 मोक्षदायी नगर माने गए हैं, उसमें से एक नगर अयोध्या भी है। जैसे मैंने अभी कहा कि 7 पवित्र नगर जो हैं उसमें कहीं न कहीं अयोध्या भी है, मथुरा भी है, हरिद्वार भी है, काशी भी है, कांची भी है, उज्जैनी भी है, द्वारिका भी है। इस प्रकार से 7 पवित्र नगरों की बात यहीं पर मैं सप्तपुरियों की बात कर देता हूँ। सप्तपुरी, तो ये जो सप्तपुरी है यानी 7 जो कहीं न कहीं पुर हैं, नगर हैं, उसमें मैंने अभी कहा अयोध्या की बात कर लिया। अयोध्या, इसी प्रकार से बात कर लें तो मथुरा की बात कर लेते हैं।
तो यहाँ पर अयोध्या की बात हो सकती है, मथुरा की बात हो सकती है, हरिद्वार की बात हो सकती है, यहाँ पर हरिद्वार की बात हो सकती है, यहाँ पर काशी की बात हो सकती है। मैंने अभी काशी को सप्त नगरियों में से एक बताया था। यहाँ पर कांची की बात हो सकती है, कांचीपुरम जिसको कहते हैं दक्षिण भारत में, तो यहाँ पर कांची की बात हो सकती है। यहाँ पर ध्यान रख लेना, यानी अयोध्या, मथुरा, हरिद्वार, काशी, कांची, उसके बाद उज्जैनी और कहीं न कहीं द्वारिका। तो यहाँ पर उज्जैनी की बात हो सकती है और साथ में कुल मिला के कहीं न कहीं सातवां जो है वो द्वारिका, यानी द्वारिका धाम की बात करें तो ये जो है ये सप्तपुरी है, 7 मोक्षदायिनी नगर हैं। इस बात को थोड़ा सा ध्यान रखना। तो ये मोक्षदायिनी नगर हैं, यानी कहीं की पवित्र नगर हैं हमारे लिए। इसके बाद मैंने क्या कहा कि इसमें अयोध्या को भी शामिल किया गया है मोक्षदायिनी नगरों में। इसके बाद हम लोग यहाँ पर बात कर लेते हैं, तो थोड़ा सा चीज़ों को और लेकर चला जाए, और लेकर क्या चलते हैं इस बात को ध्यान रखें। तो वाल्मीकि कृत रामायण में भगवान राम की राजधानी के रूप में इस नगर की चर्चा की गई है। तो इस प्रकार से जो है वाल्मीकि कृत रामायण की बात करते हैं। वाल्मीकि कृत रामायण में इस प्रकार से जो संस्कृत में लिखी गई थी वाल्मीकि कृत रामायण, इसमें एक प्रकार से भगवान राम की जन्मस्थली और राजधानी के रूप में राजधानी के रूप में इसकी चर्चा मिलती है। तो इस तरीके से यहाँ पर भगवान राम की जन्मस्थली और राजधानी थी, ये भी आपसे बिल्कुल पूछा जा सकता है। जैन और बौद्ध साहित्य में भी इस नगर का उल्लेख मिलता है, ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। यहाँ पर एक क्वेश्चन बन सकता है कि अयोध्या का जो उल्लेख है वो एक प्रकार से अथर्ववेद में भी मिलता है। कहाँ मिलता है? तो अयोध्या का उल्लेख अथर्ववेद में भी मिलता है। इसके बाद हम बात करते हैं तो जैन और बौद्ध धर्म की बात करें तो जैन एवं बौद्ध साहित्य में भी अयोध्या का उल्लेख प्राप्त होता है। तो यहाँ पर बात कर सकते हैं जैन और बौद्ध साहित्य में भी इस प्रकार से जो है अयोध्या का उल्लेख मिलता है, अयोध्या का उल्लेख मिल रहा है। तो यहाँ पर जैन और बौद्ध साहित्य में अयोध्या का उल्लेख मिलता है, ये भी हमारे लिए जानना बहुत जरूरी है। यहाँ पर मानते हैं कि जो जैन धर्म के पहले तीर्थंकर थे जिनका नाम ऋषभदेव था, कहीं कि ऋषभदेव था, वो यहीं से थे। चौथे जो तीर्थंकर अभिनंदन थे वो भी यहीं से थे, इस बात को थोड़ा सा ध्यान रख लेना। तो यहाँ पर बात करते हैं कि जैनियों के पहले तीर्थंकर ऋषभदेव जिनको हम आदिनाथ भी कहते हैं, आदिनाथ। और चौथे तीर्थंकर की बात करें, चौथे तीर्थंकर अभिनंदन का संबंध भी कहाँ से रहा है? तो इस प्रकार से अयोध्या से रहा है। तो यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान रखना कि जैनियों के जो 2 तीर्थंकर थे उनका संबंध भी यहीं से है, ये भी थोड़ा सा ध्यान रख लेना। बौद्ध धर्म के अनुयायी भी इस बात को मानते हैं कि भगवान बुद्ध ने बहुत लंबे समय तक यहाँ पर कहीं न कहीं एक प्रकार से वास किया है, यानी एक प्रकार से बौद्ध धर्म की बात करते हैं। तो यहाँ पर बौद्ध धर्म के अनुसार भी भगवान बुद्ध ने यहाँ लंबे समय तक प्रवास किया है। ये भी थोड़ा सा ध्यान रख लेना, ये भी आपसे बिल्कुल पूछा जाएगा। तो यहाँ लंबे समय तक प्रवास करते हैं, ये भी प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। तो मेरा ये कहने का मतलब है कि इस प्रकार से अगर अयोध्या की बात करते हैं तो ये अयोध्या एक प्रकार से देखें तो हिंदू प्लस बौद्ध प्लस जैन तीनों धर्मों यानी एक प्रकार से अयोध्या की बात करते हैं तो यहाँ पर हिंदू धर्म का भी संबंध है, बौद्ध धर्म का संबंध है और जैन धर्म का भी कहीं न कहीं संबंध है। इस प्रकार से ध्यान रखना। तो तीनों धर्मों का
धर्मों का महत्वपूर्ण केंद्र था। तो यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान रखना, यहाँ पर हम लोगों ने कहीं ना कहीं इस तरीके से थोड़ा सा ध्यान रखना, ये भी आपसे महत्वपूर्ण केंद्र है, ये भी प्रश्न आपसे बिल्कुल पूछा जा सकता है। अगर हम यहाँ पर पुरातात्विक उत्खनन की बात करते हैं, तो पुरातात्विक उत्खनन की अगर हम यहाँ पर चर्चा अगर थोड़ी सी बात कर लें, तो यहाँ पर बहुत सी चीज़ें देखने को यहाँ पर मिल रही हैं। ठीक है, पुरातात्विक उत्खनन की बात अगर करते हैं, जो थोड़ा सा बहुत इम्पोर्टेंट है, तो यहाँ पर पुरातात्विक उत्खनन के संदर्भ में बात करें, तो यहाँ पुरातात्विक उत्खनन की अगर हम बात यहाँ पर करते हैं, तो आपने एक मृदभांड सुना होगा NBPW, उत्तरी काली पॉलिश वाले मृदभांड। तो यहाँ पर इस तरीके के जो है उत्तरी काली पॉलिश वाले मृदभांड भी यहाँ पर मिल रहे हैं। इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं यह नगर बहुत प्राचीन था। यहाँ से उत्तरी काली पॉलिश वाले मृदभांड, तो यहाँ पर ध्यान रख लेना, इसको ये एक प्रकार से बुद्ध काल के हैं, इनको हम कह सकते हैं बुद्ध काल के भी हैं और एक प्रकार से मौर्य काल तक भी हैं। तो NBPW यानी इसका मतलब 6 सेंचुरी BC से ये बर्तन मिल रहे हैं। इसका मतलब इसका कह सकते हैं कि प्राचीन ऐतिहासिक महत्व बहुत ज़्यादा है। यहाँ से बटन के आकार का एक शीशा भी प्राप्त हुआ है, ये भी आपसे पूछा जा सकता है। तो यहाँ से बटन के आकार का एक शीशा भी मिला है। तो बटन के आकार का शीशा भी मिला है, ये भी थोड़ा सा बहुत इम्पोर्टेंट है, ये भी आपसे पूछा जा सकता है। इसके बाद अगर बात करते हैं, तो एक चीज़ है कि यहाँ पर शीशे का मनका मिल रहा है। जब कहीं ना कहीं यहाँ पर खुदाई हो रही है, तो यहाँ पर बहुत सी चीज़ें मिल रही हैं। विशेष रूप से अगर मौर्योत्तर काल में जाते हैं, तो यहाँ पर चीज़ें बहुत सी मिलती हैं और हम यहाँ पर बात कर सकते हैं। थोड़ा सा एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहता हूँ जो बहुत इम्पॉर्टेंट है, जो अपने आप में सबसे अलग है। यहाँ से 3री या 4थी शताब्दी ईसा पूर्व की एक जैन मूर्ति भी मिली है। यहाँ से 3री या 4थी शताब्दी ईसा पूर्व की एक जैन मूर्ति मिली है। यह संभवतः भारत की प्राचीनतम जैन मूर्ति है। अयोध्या की बात करते हैं, तो यहाँ से 3री या ऐसे लिख सकते हैं अपन, यहाँ से 3री 4थी शताब्दी ईसा पूर्व की एक जैन मूर्ति मिल रही है, जैन मूर्ति मिली है। तो इस प्रकार से यहाँ से 3री 4थी शताब्दी ईसा पूर्व की एक जैन मूर्ति भी मिली है। संभवतः यह भारत की प्राचीनतम मूर्ति है, यानी संभवतः यह भारत की प्राचीनतम जैन मूर्ति है। ये भी थोड़ा सा ध्यान रखना, ये भी आपसे पूछा जा सकता है कि संभवतः यह भारत की प्राचीनतम जैन मूर्ति है, ये भी प्रश्न बन सकता है। इसके बाद यहाँ पर बात करते हैं, तो एक चीज़ और मिलती है, यहाँ शीशे का मनका भी मिल रहा है, ये भी आपसे पूछा जा सकता है। तो यहाँ पर शीशे का मनका यानी अगर मौर्योत्तर काल की बात करें, तो मौर्योत्तर काल के आसपास यहाँ पर बहुत सी चीज़ें देखने को मिल रही हैं। यानी मौर्योत्तर काल के बाद यानी 1ली सेंचुरी AD के आसपास यहाँ पर बात करते हैं, तो यहाँ पर एक तरह से टेराकोटा मतलब एक तरह से पक्की मिट्टी का छल्लेदार कुआं मिल रहा है। तो यहाँ से टेराकोटा का छल्लेदार कुआं भी मिल रहा है। तो यहाँ से टेराकोटा का छल्लेदार कुआं भी यहाँ से मिला है, ये भी है। शीशे का मनका भी मिल रहा है, तो यहाँ से शीशे का मनका भी मिल रहा है। इसी प्रकार से कजरौटा, जो काजल लगाते हैं, यहाँ से तांबे का कजरौटा भी मिल रहा है। तो यहाँ से इस प्रकार से तांबे का कजरौटा भी मिलता है, ये भी आपसे पूछा जा सकता है। हाथी दांत का चौसर या पासा भी मिल रहा है, तो यहाँ पर ध्यान रख लेना, हाथी दांत का
हाथी दांत का, इस प्रकार से चौसर, थोड़ा सा ध्यान रखना, ये क्वेश्चन सब पूछा जा सकता है, जिसे पासा भी कह सकते हैं, चौसर या पासा, इस प्रकार से जो है पासा मिल रहा है, ये भी थोड़ा सा ध्यान रखना। तो यहाँ पर इस तरीके से हाथी दांत का चौसर या पासा भी मिल रहा है। इसके बाद अगर हम बात करते हैं तो 22 खंडों में बनी भव्य ईंट से बनी संरचना के भी प्रमाण मिलते हैं। यहाँ ईंटों का एक बहुत बड़ी संरचना भी मिल रही है, ये भी थोड़ा सा ध्यान रखना। यानी 22 खंडों में बनी एक भव्य, यानी एक से ईंट से बनी संरचना के प्रमाण मिलते हैं। तो यहाँ पर हम बात करते हैं 22 खंडों में निर्मित भव्य ईंट की संरचना। तो यहाँ से भव्य ईंट की संरचना भी मिल रही है, ये भी आपसे पूछा जा सकता है। इसके बाद अगर बात करते हैं हम कहीं ना कहीं मौर्योत्तर काल के संदर्भ में ही बात करें, तो आपको मालूम होना चाहिए कि शुंग शासक पुष्यमित्र शुंग की बात करते हैं का गवर्नर धनदेव यहाँ शासन करता था। कौन करता था? तो धनदेव यहाँ शासन करता था, ये भी थोड़ा सा ध्यान रखना, शासन करता था। और जब यहाँ पर शासन करता था, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो जब धनदेव यहाँ शासन कर रहे हैं तो यहाँ पर क्या मिल रहा है? तो धनदेव का अयोध्या अभिलेख, यहाँ पर अयोध्या अभिलेख की चर्चा अपन जरूर करेंगे। तो अयोध्या अभिलेख की विशेषता क्या है? भारत में अश्वमेध यज्ञ किए जाने का प्राचीनतम उल्लेख, ये भी थोड़ा सा ध्यान रखना। तो अश्वमेध यज्ञ किए जाने का हमको प्राचीनतम उल्लेख भी यहीं से देखने को मिलता है, ये भी आपसे बिल्कुल पूछा जाएगा। तो इस प्रकार से हम लोग जो है कहीं ना कहीं हम लोग इन चीज़ों को समझ चुके हैं। मैंने अभी कहा कि बुद्ध काल में जो एक प्रकार से कौशल था वो उत्तरी तथा दक्षिणी दो भागों में विभाजित है, और स्वाभाविक रूप से अयोध्या जो था, जो साकेत था, वो उत्तरी भाग की राजधानी थी और श्रावस्ती दक्षिणी भाग की राजधानी थी। इस समय श्रावस्ती के महत्व में वृद्धि भी हुई है। अगर हम यहाँ पर बात करते हैं तो यहाँ पर बुद्ध काल की बात करते हैं, तो बुद्ध काल में कौशल जो है राज्य जो है, तो कौशल दो भागों में विभाजित है। और इसमें अगर उत्तरी भाग की बात करें, उत्तरी भाग तो इस तरह से दो भागों में है। तो उत्तरी भाग की जो राजधानी थी वो अयोध्या थी, ये बात थोड़ा सा ध्यान रखना, जिसको साकेत भी कहा जाता है। और दक्षिणी भाग की अगर राजधानी दक्षिणी कौशल, तो यहाँ दक्षिणी कौशल की बात अगर करते हैं तो इसकी राजधानी क्या थी? तो श्रावस्ती थी, ये भी हमें जानना है। और श्रावस्ती का भगवान बुद्ध से बहुत बड़ा संबंध रहा है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि अयोध्या चाहे कहीं ना कहीं एक प्रकार से इसका कौशल से नाता रहा है, ये भी आपसे बिल्कुल पूछा जा सकता है। और आगे बढ़ जाते हैं तो यहाँ से एक और बात भी थोड़ा सा हम लोग यहाँ पर बात कर लेते हैं, और जो बहुत इंपॉर्टेंट है अयोध्या के विषय में। तो यहाँ पर प्रसिद्ध चीनी यात्रियों की बात कर लेते हैं। तो लेकिन चीनी यात्रियों से पहले एक बात और भी कर लें कि एक प्रकार से यहाँ से पहली और दूसरी शताब्दी ईस्वी के आसपास यहाँ से रोमन प्रकार की वस्तुओं की प्राप्ति हुई है। यानी यहाँ अयोध्या से इस प्रकार से पहली दूसरी शताब्दी ईस्वी शताब्दी ईस्वी की बात अगर करते हैं तो रोमन प्रकार की वस्तुएं मिल रही हैं। तो रोमन प्रकार की जब वस्तुएं मिल रही हैं तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब कहीं ना कहीं इस तरीके से हम बात यहाँ समझ सकते हैं कि अयोध्या की कनेक्टिविटी किसी न किसी बंदरगाह से जरूर रही होगी। इस प्रकार से थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। यानी एक तरह से रोमन प्रकार की वस्तुएं मिल रही हैं, इसका मतलब है कि अयोध्या चूंकि पूर्वांचल में है तो अयोध्या का संबंध कहीं ना कहीं ताम्रलिप्ति बंदरगाह से था,
ये से था। और ये ताम्रलिप्ति बंदरगाह कहाँ पड़ता है? बंगाल में, जहाँ से बड़े पैमाने पर कुल के एक प्रकार से साउथ ईस्ट एशिया के देशों से व्यापारिक संबंध था, रोमन साम्राज्य से व्यापारिक संबंध था। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि अयोध्या एक व्यापारिक केंद्र भी था। इससे स्पष्ट लगता है कि अयोध्या जो था वो एक क्या था? तो एक व्यापारिक केंद्र भी था। ये भी आपसे बिल्कुल पूछा जा सकता है। तो अयोध्या एक व्यापारिक केंद्र भी है। यहाँ पर और बात कर सकते हैं कि प्रसिद्ध चीनी यात्री फायान की बात कर सकते हैं। वेनसांग ने क्रमशः यहाँ पर यात्रा भी किया है, ये भी आपसे पूछा जा सकता है। तो यहाँ पर बात कर सकते हैं कि चीनी यात्री फायान और वेनसांग ने अयोध्या की यात्रा किया है। तो अयोध्या की ये लोग यात्रा भी कर रहे हैं, इस प्रकार से थोड़ा सा ध्यान रखना। यानी चीनी यात्री फायान और वेनसांग अयोध्या की यात्रा करते हैं, ये भी आपसे पूछा जा सकता है, थोड़ा सा ध्यान रख लेना। क्लियर है? यहाँ थोड़ा सा ध्यान रखना। फायान इस नगर को साचा का मतलब क्या है? साबित कहता है। अगर हम फायान की बात करें तो ये क्या कहता है? साचा शब्द बोलता है। साचा का ध्यान रख लेना, कहीं आ जाए कि अयोध्या को फायान ने क्या कहा है, तो उसने साचा शब्द कहा है। साचा का मतलब है साबित। इस बात को थोड़ा सा ध्यान रखना। तो ये साबित कहता है, ये भी आपसे बिल्कुल प्रश्न पूछा जा सकता है। इसी प्रकार से वेनसांग कहता है यहाँ बड़े पैमाने पर मठ और देव मंदिर थे। यहाँ पर कहता है, यानी वेनसांग ये बात कहता है कि यहाँ पर अयोध्या में बड़े पैमाने पर मठ और क्या थे? मंदिर थे। ये भी थोड़ा सा ध्यान रख लेना। यहाँ पर अगर बात कर लेते हैं तो एक और क्वेश्चन पूछा जा सकता है। बाबर जब आता है भारत में, तो बाबर का संबंध भी एक प्रकार से देखा जाए तो कहीं ना कहीं एक तरह से किससे था? तो अयोध्या से है। अयोध्या से था। कहीं न कहीं बाबर का संबंध अयोध्या से कैसे है? क्योंकि जो बाबर का सेनापति है, इस प्रकार से बात करें मीर बाकी, इस प्रकार से मीर बाकी की बात करते हैं, तो बाबर के सेनापति मीर बाकी ने एक प्रकार से देखा जाए तो यहाँ पर भगवान के जन्म स्थान पर कोई मंदिर था, उसको उसने नष्ट करा के इस प्रकार से मीर बाकिर ने बाबर के नाम पर बाबरी मस्जिद का निर्माण करवाया। तो इस प्रकार से मस्जिद का निर्माण करवाया और अंततः कहीं न कहीं इस बाबरी मस्जिद को कुल मिला के आप जानते हैं कि कहीं न कहीं ध्वस्त कर दिया गया। और उसमें कहीं न कहीं बाद में इस बाबरी मस्जिद को कुल मिला के 6 दिसंबर के 1992 के आसपास कहीं न कहीं ध्वस्त होता है और बाद में यहाँ पर भव्य राम मंदिर का निर्माण होता है। तो कहीं न कहीं अयोध्या हमारे लिए एक प्रकार से मोक्षदायिनी नगरी है, ये हमें जानना चाहिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।